फिनॉल होगा, फिनॉल से आपके 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन OH आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पे हम जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, दिस इज एरोमेटिक, तो विच इज मोर डोमिनेंट, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म? हियर इनॉल फॉर्म विल बी मोर डोमिनेंट, दिस विल बी मोर डोमिनेंट, राइट। सिमिलरली यहाँ पे बताइए नेक्स्ट क्या किया आपने, एक बार इस साइड से कर दिया, एक बार इस साइड से बनाया होगा आपने बेस के प्रेजेंस में, इस तरह से कर दिया आपने, राइट। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, एक बार आप इस साइड से कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? ये आपका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट में कैसे किया आपने, एक बार यहाँ से कर दिया आपने, एक बार इधर से कर दिया, राइट। देन इसके बाद बेस आपका ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक बार और हो सकता है यहाँ पे बेस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा। बताइए किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये बात समझ में आ रहा है सभी को? O- होगा, बाद में ये आपका OH बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे बताइए इसमें क्या किया आपने, एक बार आप इस साइड से कर दीजिए और एक बार यहाँ से कर दीजिए, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट आपका। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। फोर्थ में बेस नेगेटिव कैसे हुआ? फोर्थ में बेस क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस ये हाइड्रोजन का एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपका नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है तो वो एसिडिक होगा, ठीक है। तो बेस ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे बेस है ना, नेगेटिव बेस ने किया है, तो बेस क्या करेगा, H+ को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमने बात किया था जैसे टॉटोमेरिज्म में आपका कीटो एंड इनॉल फॉर्म दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। अब उसमें से कौन सा ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होगा या इनॉल फॉर्म ज्यादा डोमिनेंट होगा, विच विल बी इन मोर परसेंटेज? ये आपका डिफरेंट थिंग्स पे डिपेंड करेगा, राइट। नॉट ऑलवेज इनॉल, अगर आपका एरोमेटिक है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, बट क्या इनॉल फॉर्म हमेशा ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इनॉल फॉर्म हमेशा ज्यादा डोमिनेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर्स इज एरोमेटिसिटी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म में विच इज मोर स्टेबल एंड विच विल बी फॉर्म्ड इन मोर परसेंटेज, so that is stability of enol and percentage enol content. So there are different factors on which enol content depends, right? Aromaticity, angle strain, intramolecular hydrogen bonding, conjugation, hyperconjugation. That means ये सभी फैक्टर क्या करते हैं, इनॉल को स्टेबलाइज करते हैं। और अगर इनमें से कोई फैक्टर है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एरोमेटिसिटी, तो अगर एरोमेटिसिटी आएगा तो इनॉल आपका ज्यादा परसेंटेज में बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपका एरोमेटिसिटी आ रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, इनॉल परसेंटेज ज्यादा होगा। तो कीटो फॉर्म आपका लेस परसेंटेज में पाया जाएगा और इनॉल फॉर्म मोर परसेंटेज में पाया जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फैक्ट्स अबाउट परसेंटेज इनॉल कंटेंट, जो आपको ये मेमोराइज करना है। लाइक सपोज आपका कोई मोनोकार्बोनाइल है, मोनोकार्बोनाइल का मतलब आपका एक CO बॉन्ड है,
So monocarbonyls have less than 1% enol content. That means जब monocarbonyl का आप enol बनाएंगे तो इसका जो enol content होगा less than 1% होगा. इसका रीजन मैंने आपको बताया था. यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, which is more stable among carbon double bond oxygen and carbon double bond carbon. तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मोर पोलर होता है, मोर पोलर बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है. दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, ये मोर स्टेबल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है. दैट मीन्स अगर आपका किसी कीटोन में मोनोकार्बोनाइल में अगर आपका मोनोकार्बोनाइल है कंपाउंड तो इसका कीटो फॉर्म अराउंड 99% होगा, इनॉल फॉर्म आपका लेस देन 1% होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एग्जिस्ट तो दोनों ही करेगा, बट मोर डोमिनेंट कौन होगा, ज्यादा परसेंटेज में कौन पाया जाएगा, मोर परसेंटेज में आपका कीटो फॉर्म पाया जाएगा अराउंड 99%, और इनॉल फॉर्म आपका लेस देन 1% होगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? बट ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, मोनोकार्बोनाइल्स के लिए. मतलब ये सपोज मान लिया आपका एसीटोन है और एसीटोन में आपने बेस ऐड किया, तो एसीटोन में बेस ऐड करेंगे तो एसीटोन इस फॉर्म में आ जाएगा. बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा, तो आप बोलेंगे एसीटोन प्रीडोमिनेंट होगा. 99% सॉल्यूशन में एसीटोन होगा एंड 1% सॉल्यूशन में क्या होगा, इनॉल फॉर्म होगा. बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन कार्बन बॉन्ड बिकॉज ऑफ पोलैरिटी. इज इट क्लियर नाउ? बताइए समझ में आ रहा है क्या, यस और नो? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सपोज आपका कोई साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है. साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन्स हैव मोर देन 70% इनॉल कंटेंट. इसका क्या रीजन है हम लोग देखेंगे यहाँ पे. दैट मीन्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं. लाइक साइक्लोपेंटेन डाइऑल हैज almost 100% इनॉल कंटेंट. सपोज मान लिया हम इस तरह से एक साइक्लिक लेते हैं. ओके, अब इसका जब आप इनॉल बनाएंगे, इनॉल फॉर्म जब आप बनाएंगे यहाँ पे, तो इनॉल फॉर्म कैसे बनाएंगे. यहाँ पे जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इधर अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है. मैंने क्या बताया था, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3. ये 1 से 3 पे ले जाएंगे, सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है? इनॉल बना लेंगे सभी लोग, ये आपका इनॉल बन गया. अब यहाँ पे जो इनॉल आपका बन रहा है, इसमें हमें डिफाइन करना है कि विच इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म. जो आपका मोर स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा. दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म. यहाँ पे आप देख सकते हैं इनॉल फॉर्म में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग आर दे. अगर इस टाइप का आपका कोई मेंबर्ड रिंग आ रहा है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, तो वहां से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी आती है. सो विच इज मोर स्टेबल अमंग दीज टू, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल. हियर कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है, इसका एक और रीजन है, बिकॉज यहाँ पे आप अगर हम देखें तो 2CO, अगर 2CO एडजेसेंट होते हैं तो ये अनस्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अगर हम CO का डाइपोल बनाएं तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह से बनेगा, डेल प्लस डेल माइनस. यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं इसका डाइपोल इस तरह से बनेगा, डेल प्लस डेल माइनस, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो 2 डाइपोल्स, अगर 2 पोलर ग्रुप्स एक 1-2 पोजीशन पे है, अगर 2 CO ग्रुप 1-2 पोजीशन पे है, बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दे आर अनस्टेबल. क्योंकि इनके डाइपोल प्लस प्लस पे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है. आप इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इट इज लेस स्टेबल. दैट मीन्स अगर साइक्लिक रिंग के अंदर आपके 2 CO ग्रुप्स आ रहे हैं तो उनमें कीटो फॉर्म ज्यादा आपका परसेंटेज में पाया जाएगा या फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा परसेंटेज में पाया जाएगा. तो आप बोलेंगे इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा. यहाँ पे जो इनॉल फॉर्म होता है डिफरेंट साइक्लिक रिंग्स में डिफरेंट होता है. यहाँ पे
ऑलमोस्ट 100% होगा, बिकॉज कीटो फॉर्म इज वेरी लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। 2 CO ग्रुप अगर रिंग के अंदर आ रहे हैं तो 1-2 पोजीशन पे आ रहे हैं तो हाईली अनस्टेबल होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल है, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इनॉल की तरफ लार्ज एरो बनाएंगे और कीटो की तरफ लेस स्मॉल एरो बनाएंगे, दैट इज कीटो फॉर्म आपका लेस परसेंटेज बन रहा है, और इनॉल फॉर्म की तरफ लार्ज एरो बना रहे हैं मींस इनॉल फॉर्म आपका मोर परसेंटेज बन रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर साइक्लिक रिंग के अंदर 2 CO ग्रुप हैं तो ऐसे केस में इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा होगा। क्लियर है? अब हम लोग असाइक्लिक रिंग में देखते हैं कि अगर सपोज मान लिया सेम 1-2 डाई कीटोन असाइक्लिक चेन में आ गया तो ऐसे केस में क्या होगा? थर्ड पॉइंट, acyclic alpha diketones have less than 1% इनॉल कंटेंट। असाइक्लिक के केस में जस्ट इसका रिवर्स है, साइक्लिक में ज्यादा कौन बन रहा है? साइक्लिक में मोर स्टेबल कौन है? इनॉल, तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा है। असाइक्लिक में इसका जस्ट रिवर्स होता है। इसका रीजन क्या है? देखिए, सपोज मान लिया हमारे 1-2 डाइकीटोन है, असाइक्लिक रिंग में है। असाइक्लिक यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि ये आपका साइक्लिक रिंग नहीं है, ओपन चेन है, तो इसको असाइक्लिक बोलते हैं। अब असाइक्लिक रिंग में क्या होता है कि कार्बन कार्बन फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, राइट। 1-2 पोजीशन पे 2 CO ग्रुप है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, 2 पोलर ग्रुप्स हैं, एक 1-2 पोजीशन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? रोटेट हो जाएगा। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट हो जाएगा और ये सिस फॉर्म से ये ट्रांस फॉर्म में आ जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब क्या है कि सपोज मान लिया एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये आपका रोटेट हो सकता है विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल एफर्ट, ये आपका रूम टेम्परेचर पे रोटेट होता है। बट ये आपका रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिंग का पार्ट है तो रोटेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर रिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये ओपन है, तो ओपन है तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो सकता है? इस तरह से रोटेट हो सकता है। दैट मीन्स ये पहले 90 डिग्री पे थे, अभी ये 180 डिग्री पे आ सकते हैं टू स्टेबलाइज, क्योंकि 90 डिग्री पे स्टेबल नहीं था इसलिए 180 डिग्री पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ फ्री रोटेशन। बात समझ में आ रहा है? साइक्लिक रिंग में फ्री रोटेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे रिंग यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, तो रिंग में फ्री रोटेशन नहीं होता है। अगर असाइक्लिक है तो फ्री रोटेशन हो जाएगा। तो ये लेस स्टेबल था 90 पे तो 180 पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मिनिमाइज्ड इन दिस केस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मिनिमाइज्ड, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए क्या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा 180 डिग्री पे। बताइए होगा क्या? यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा क्योंकि अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया, 90 से 180 पे चला गया। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसका इनॉल बनाए तो इनॉल कैसे बनेगा? यहाँ से आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका इनॉल इस तरह से बनेगा, राइट। और इसमें इनॉल और कीटो में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने बताया था कि आपको सी डबल बॉन्ड हो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सी डबल बॉन्ड सी से, तो यहाँ बताइए इनॉल और कीटो में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये आपका लेस देन 1% होगा और ये आपका मोर देन 99% होगा। दैट मीन्स कीटो फॉर्म यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही? रिंग में क्या हुआ था? रिंग में कीटो फॉर्म 1% के अराउंड बनेगा, मतलब हम इसको ऐसा मान सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस, अराउंड 99% अराउंड 1%। सो रिंग में आपका अगर रिंग में साइक्लिक डाइकीटोन है तो वहां पे आपका 1% कीटो फॉर्म बनेगा एंड 99% इनॉल फॉर्म बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे रिंग आपका क्या हो सकता है? रिंग आपका फ्री रोटेशन कर नहीं सकता है, फ्री रोटेशन नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिस इज हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा? इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगा क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा। बट यहाँ पे असाइक्लिक के केस में ऐसा नहीं है। असाइक्लिक के केस में ये आपका फ्री रोटेशन हो सकता है, 180 डिग्री पे आ गया, अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये स्टेबल है 180 डिग्री पे, कोई डाइपोल डाइपोल हो रहा है,
तो क्या ये इनॉल फॉर्म में जाएगा? इसके इसके जस्ट हमने जो इसके पहले वाला केस देखा था उस में क्या हो गया था, क्योंकि कीटो फॉर्म लेस स्टेबल था। यहाँ पे ये इनॉल फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है सी डबल बॉन्ड सी लेस स्टेबल होता है, सी डबल बॉन्ड सी मोर स्ट्रॉन्गर होता है, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में असाइक्लिक के केस में आपका कीटो फॉर्म ज्यादा होगा और इनॉल फॉर्म कम होगा। बताइए बात समझ में आ रही है? तो साइक्लिक डाइकीटोन में आपका इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, असाइक्लिक के केस में आपका कीटो फॉर्म ज्यादा होगा। बताइए समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, साइक्लिक एंड acyclic 1,3-diketones, cyclic and acyclic 1,3-diketones have more than 75% enol content. Cyclic and acyclic 1,3-diketones have more than 75% enol content. सपोज मान लिया हम एसिटाइल एसीटोन का केस लेते हैं। एसिटाइल एसीटोन के केस में ये आपका कीटो फॉर्म है। अगर आप इसका इनॉल फॉर्म बनाए तो इनॉल फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया था 2 CO के बीच में जो आपका हाइड्रोजन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से जो अटैच हाइड्रोजन है मोर एसिडिक होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो दोनों साइड से रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, और इसका इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? दिस इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन का इनॉल फॉर्म इस तरह से बनेगा। बताइए समझ में आ रहा है? और इनॉल फॉर्म में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो बताइए इसमें से मोर स्टेबल कौन होगा? विच इज मोर स्टेबल, इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स स्टेबिलिटी, राइट? अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? कंपाउंड स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। दैट मीन्स दिस इज मोर स्टेबल and this is less stable. नहीं, ये तो 1-3 पोजीशन है ना, 1-2-3 है। 1-2 पे मैंने बोला था एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ये 1-3 है ना, 1-3 पे नहीं होता है, ये 1-2 था। ओके, तो यहाँ पे मोर परसेंटेज में कौन पाया जाएगा? मतलब आपका सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही पाए जाएंगे, टोटल 100% होगा। मोर परसेंटेज में कौन होगा? तो यहाँ पे क्या होता है, ये अराउंड 75% होता है और ये अराउंड 25% होता है, जो आपको मेमोराइज करना होगा, राइट? दिस इज अराउंड 75%, दिस इज अराउंड 25%, इस तरह से आपका पाया जाता है। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? बताइए समझ में आया आपको? Okay. Now write fifth point. Fifth point is beta keto ester. Beta keto ester have approximately 7% enol content. बीटा कीटो एस्टर क्या है? दिस इज कॉल्ड बीटा कीटो एस्टर, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें ये आपका एस्टर फंक्शनल ग्रुप है जो कि मोर रिएक्टिव होता है। दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे क्या आ रहा है? कीटो ग्रुप आ रहा है, CO, बीटा कीटो एस्टर। ये बात समझ में आ रहा है? बीटा कीटो एस्टर। नाउ बीटा कीटो एस्टर का अगर आप इनॉल बनाएं तो इसमें इनॉल कैसे बनेगा? यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालिए और यहाँ पे सिंगल का डबल हो जाएगा और ये H हो जाएगा, इस तरह से। इस तरह से बनेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? लास्ट क्लास का सभी स्टूडेंट्स रिवाइज किया है ना? रिवाइज करेंगे तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है? ठीक है, क्लास में लेक्चर अटेंड करने से पहले प्रीवियस नोट्स रिवाइज करना होता है आपको। अब यहाँ पे बताइए इसमें मोर स्टेबल कौन होगा? तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये प्रीवियस केस की तरह है, बट इसमें प्रीवियस केस से थोड़ा सा डिफरेंस है।
प्रीवियस केस वाले में कोई आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं था। यहाँ पे अगर हम देखें तो OC2H5 है। OC2H5 कैसा होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, राइट। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है जो इसको क्या करेगा, इसके इनॉल परसेंटेज को बहुत ही ज्यादा चेंज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है ये उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा जितना यहाँ पे एसिडिक है। बात समझ में आ रहा है? हमें पता है कि दो CO के बीच में जो CH2 है यही हाइड्रोजन निकलने वाला है। विच इज मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन और दिस हाइड्रोजन, एस्टर वाले में। तो कीटोन वाले में ज्यादा एसिडिक होगा, एस्टर वाले में कम एसिडिक होगा। और ये अगर एसिडिक कम होगा, हमें पता है कि जब भी आपका इनॉल बनता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन का निकलना। इनॉल बनने में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, देन उसके बाद रेजोनेंस होता है। अगर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन उतना इजीली निकल पाएगा? क्योंकि लेस एसिडिक हो गया ना। तो इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकल पाएगा, मतलब इसका इनॉल कम बनेगा। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है, यहाँ पे 75 था, यहाँ पे 7 हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये आपका ऑलमोस्ट 7% होता है और ये आपका 93% होता है। हाँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, बट इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, ऐसे केस में जब दो फैक्टर्स आ जाते हैं, दैट मींस व्हिच इज मोर डोमिनेंट, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है देन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे केस में एक्सपेरिमेंटल डेटा पे फिर उसके बाद हम लोग रिलाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, तो ये आपका इनॉल फॉर्म में नहीं बन पाता है इजीली। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा इफेक्टिव है यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये इनॉल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन क्या हो गया, एसिडिक उतना नहीं रह गया, तो इनॉल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो ये 7% जैसे 93% होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर एसिटाइल एसीटोन है, दैट मींस बीटा डाइकीटोन, दिस इज कॉल्ड बीटा डाइकीटोन। क्या इसको बीटा डाइकीटोन बोल सकते हैं? सपोज मान लीजिए इस कीटोन के रेस्पेक्ट में हम देखें तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, दिस इज बीटा डाइकीटोन। सो बीटा डाइकीटोन आपका, बीटा डाइकीटोन में 75% इनॉल होगा, वेयर एज एस्टर में जो बीटा एस्टर है उसमें आपका जो इनॉल होगा वो मोर अराउंड 7% होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ध्यान रखना आपका इनॉल कंटेंट कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा, प्लस नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा था, तो हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे आंसर दिया 75%। बट यहाँ पे प्लस आने की वजह से क्या हो गया, इसका इनॉल परसेंट कम हो गया। एक बार फिर से समझते हैं, ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, और अगर ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा तो इसका इनॉल नहीं बन पाएगा, तो ये 7% होगा, इनॉल कम बनेगा परसेंटेज। और 6 पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट इज एरोमेटिक इनॉल्स है अप टू 100% इनॉल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमने कंपाउंड लिया है, इसका जब आप इनॉल बनाएंगे तो इनॉल कैसे बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये इनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन गया। अब हमें पता है यहाँ पे ये कैसा हो गया, एरोमेटिक रिंग हो गया। ये रिंग एरोमेटिक नहीं था, नॉन एरोमेटिक था। एरोमेटिसिटी लीड टू हाईली स्टेबिलिटी इन द कंपाउंड, वेरी हाई स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे कैसा हो जाए, अराउंड 99.9% होगा, और ये अराउंड 0.1% होगा, जैसे हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, राइट। तो एक बार हम लोग इसको, इन सभी पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपका मोनोकार्बोनाइल है, दैट मींस किसी भी कंपाउंड में 1 CO ग्रुप है, 1 CO ग्रुप पे फॉर्म ज्यादा डोमिनेट होगा, बिकॉज बॉन्ड O इज मोर बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड। तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल
keto form will be more dominant if it is monocarbonyl. In case of dicarbonyl, अगर 2 CO ग्रुप है और वो 1-2 पोजीशन पे है, 1-2 पोजीशन पे है तो हाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कीटो फॉर्म इज लेस स्टेबल, तो ये इनॉल कन्वर्ट हो जाता है और इनॉल परसेंट अराउंड 99% होता है. 1-2 पोजीशन पे 2 CO ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं. अगर असाइक्लिक है तो असाइक्लिक में हमें पता है कि साइक्लिक पे तो रोटेट नहीं हो पा रहा, असाइक्लिक में बॉन्ड रोटेट हो जाता है इजीली, तो ये 180 डिग्री पे आ जाता है. अभी यहाँ पे कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है कि CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. इसमें इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे रहा था, इसलिए इनॉल फॉर्म में गया था. यहाँ पे रोटेट हो जाएगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर 180 डिग्री पे कोई भी डाइपोल नहीं होगा, तो ये कीटो फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा. अगर हम साइक्लिक असाइक्लिक की बात करें तो असाइक्लिक एसिटाइल एसीटोन की बात करें तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड 25% इनॉल 25% कीटो. बट अगर यहाँ रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया फिर कीटो फॉर्म आपका ज्यादा होगा, इनॉल फॉर्म कम होगा. और एरोमेटिक के केस में एरोमेटिक इनॉल ये 99% होगा बिकॉज एरोमेटिक रिंग्स आर हाईली स्टेबल. हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. कंपेयर द परसेंट इनॉल ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आपको इनॉल कंटेंट आपको बताना है विच विल हैव मोर इनॉल कंटेंट. कंपेयर द परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग. सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, राइट, तो हम इन सभी का इनॉल फॉर्म बनाएंगे, इन सभी का इनॉल फॉर्म बना लेंगे. फर्स्ट का इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH CH3. यहाँ पे आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये वाला निकलेगा क्योंकि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. ये बनेगा. ये क्यों नहीं निकाला? क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन कम होते हैं, इधर अल्फा हाइड्रोजन 6 बन रहे हैं. और यहाँ पे जो हम करेंगे तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा? अल्फा 1 अल्फा 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा अल्फा निकलेगा? अल्फा 1 और अल्फा 2. अल्फा 1 निकलेगा या फिर अल्फा 2 निकलेगा? बताइए. अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 1 निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगा. यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3, 6 एंड 3, 9. और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? डबल बॉन्ड से देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6. इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3. तो इनमें से मैक्सिमम इनॉल किसका बनेगा? बताइए. मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. और इनॉल में क्या हो रहा है? एल्कीन ही आ रहा है, C डबल बॉन्ड C. तो किसका इनॉल ज्यादा बनेगा? बताइए. इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इनॉल किसका ज्यादा बनेगा? ऑर्डर क्या होगा? परसेंट ऑफ इनॉल. परसेंट इनॉल का ऑर्डर क्या होगा? 3, 2, 1. क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि थर्ड में जो आपका डबल बॉन्ड है इनॉल है उसमें आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है. तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन सभी का हमने इनॉल बना दिया. अब हमने क्या किया? जो डबल बॉन्ड बन रहा है उससे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लिया. यहाँ पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसलिए निकला है, ये भी निकल सकता था. ये दो, यहाँ पे 2 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है. ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इसलिए निकला है क्योंकि यहाँ से जो आपका एल्कीन बनेगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं आप? अल्फा 1 हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी. अल्फा 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं जो आपका प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं, राइट. हम लोग इनॉल में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं. जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है
वो स्टेबल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा तानिश? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से डिसाइड करते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट लेस स्टेबल बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है? लेस स्टेबल होगा। सो प्रोडक्ट वी विल डिसाइड बाय प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। सिमिलरली सेकंड अगर हम क्वेश्चन देखें, okay, you have to write percent enol content, which will have maximum percent enol content. Which will have maximum percent enol content. तो इन सभी का इनॉल बना लीजिए, इनॉल फॉर्म, इन सभी का इनॉल फॉर्म बना लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। बताइए क्या ऑर्डर आएगा परसेंटेज इनॉल कंटेंट का। फर्स्ट का इनॉल बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, ये इनॉल बनेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रो निकाल दिया नेगेटिव, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। सेकंड में जब आप इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। थर्ड में इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये बात समझ में आ रहा है। एंड फोर्थ में इनॉल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इसमें बताना परसेंट इनॉल कंटेंट, विच विल हैव मैक्सिमम परसेंट इनॉल कंटेंट। आपने सबसे पहले इनॉल बनाना है कीटो फॉर्म का, देन कौन सा ज्यादा स्टेबल है उसके बेसिस पे आंसर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरोमेटिक हो रहा है, मोस्ट स्टेबल, दैट मीन्स मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा, 4 का। 1 2 3 4, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट 4 का हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो sp3 आयोडाइज्ड कार्बन है। sp3 आयोडाइज्ड कार्बन का मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो गया आपका नॉन एरोमेटिक, ये कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक रिंग है, और ये रिंग कैसा हो गया, ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया। तो एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट स्टेबल होगा, तो 2 एंटी एरोमेटिक है इसलिए लीस्ट स्टेबल, ये एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आ रहा है, तो 2 लास्ट में जाएगा, एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल। नाउ नॉन एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्जुगेशन क्या है, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, दैट मीन नॉन एरोमेटिक के अंदर यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी है, तो 3 ज्यादा स्टेबल होगा, 3 देन इसके बाद 1, ये दोनों आपके नॉन एरोमेटिक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आपको ये 4 कंपाउंड्स दिए गए, तो सबसे पहले इनका हम लोग इनॉल फॉर्म बनाएंगे। इनॉल फॉर्म आपको नहीं दिया होगा, इनॉल फॉर्म बनाना है, देन उसके बाद हमें कंपेयर करना है परसेंटेज इनॉल कंटेंट, जो आपका मोर स्टेबल है उसका इनॉल ज्यादा बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, तो लास्ट का आपका इनॉल सबसे ज्यादा बनेगा। ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, इसका इनॉल, सेकंड का इनॉल एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो क्या ये इनॉल फॉर्म में आएगा? देखो सेकंड का इनॉल एंटी एरोमेटिक बन रहा है, दैट मींस ये इनॉल फॉर्म में नहीं आएगा, इसका इनॉल बहुत ही कम होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विच विल हैव मिनिमम इनॉल कंटेंट, तो सेकंड कंपाउंड का होगा, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक आपका इसका मतलब वो कीटो फॉर्म में ही रहेगा। बट इन सेकंड कंपाउंड द कार्बन अटैच्ड टू ऑक्सीजन इज sp आयोडाइड। हाँ, तो sp आयोडाइड से क्या हुआ, कौन सा sp आयोडाइड है, ये sp आयोडाइड है। कैसे sp आयोडाइड है, यहाँ पे कितने कार्बन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये sp2 है ना, sp कैसे हो गया, हाँ sp2 ही होगा ना, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है। दैट मीन्स सेकंड का आपका इनॉल कंटेंट मिनिमम होगा, सेकंड कीटो फॉर्म में ही रहेगा।
और फर्स्ट का कीटो फॉर्म मिनिमम होगा क्योंकि इसका इनॉल ज्यादा है। बताइए यहाँ पे परसेंटेज इनॉल कंटेंट, व्हाट विल यू ऑर्डर ऑफ परसेंट इनॉल कंटेंट? क्या ऑर्डर होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है प्लस एम, तो इससे क्या होता है? इनॉल कंटेंट डिक्रीज आता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस परसेंट इनॉल, यह भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देते हैं और इनॉल में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बताइए मैक्सिमम इनॉल कंटेंट किसका होगा? फर्स्ट का मैक्सिमम होगा। देन उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे? तो NH2 एंड OCH3 में प्लस एम किसका अच्छा होता है? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा अच्छा होता है, तो इसका मतलब NH2 का प्लस एम ज्यादा अच्छा है देन OC2H5 से। तो NH2 का प्लस एम ज्यादा अच्छा है तो NH2 का इनॉल कम बनेगा, सेकेंड का इनॉल रिलेटिवली ज्यादा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर इनॉल बनाना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको परसेंट इनॉल कंटेंट बताना है, परसेंट इनॉल कंटेंट बताना है। बताइए क्या ऑर्डर होगा? इधर आपका H लगा हुआ है, यहाँ CH3 लगा हुआ है। CH3 क्या है? प्लस आई करता है, और यहाँ पे PH लगा हुआ है, माइनस आई करता है। तो इसके बेसिस में बताइए इनॉल कंटेंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे? इन सभी में कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? यहाँ से जो अटैच हाइड्रोजन है यही निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे क्या करता है? CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इनॉल कंटेंट कम कर देगा, और यहाँ पे PH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, इनॉल कंटेंट बढ़ा देगा। तो मैक्सिमम इनॉल किसका होगा? 3 देन 1 एंड 2 का मिनिमम हो जाएगा 3 1 2। समझ में आ गया बात आपको? Is it clear to all of you? ओके, सो GOC2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप GOC2 होमवर्क आज के लिए लिख लीजिए, राइट होमवर्क। GOC2 कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। होमवर्क इज GOC2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 2 3, एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट। और ये हम लोग डिस्कशन करेंगे डाउट क्लास में, ठीक है। आपका जो भी डाउट क्लास लगता है उसमें आप आ सकते हैं, और आपको जो भी डाउट है उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेन का मतलब ये है, जैसे मान लिया सपोज आपका 3 मेंबर रिंग है और एक आपका 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। और इन दोनों में अगर हमने इनॉल कंटेंट देखना है तो सपोज मान लीजिए ऐसा बन रहा है कुछ, मतलब ये आपका ऐसा है कि सपोज मान लिया आपका इनॉल बनने के बाद अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे केस में इनॉल नहीं बनेगा, ठीक है। अगर सपोज मान लिया आपने किसी कीटो फॉर्म का इनॉल बनाया
और इनॉल बनाने के बाद अगर सपोज मान लिया उसमें स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि दैट मे बी वैंडरवाल स्ट्रेन और दैट मे बी एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन या वैंडरवाल स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है तो आपका अनस्टेबिलिटी आएगी इनॉल के अंदर, और इनॉल अगर अनस्टेबल होगा तो इनॉल नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप का कोई एग्जांपल होगा तो मैं आपको देख के बताऊंगा, ठीक है, स्ट्रेन वाला। वैसे स्ट्रेन पे अभी तक कोई एग्जांपल नहीं पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो अब आप GOC2 कंप्लीट कर सकते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे ये डाउट क्लास में, ओके। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहाँ तक कर लिया था हमने? IUPAC नेमिंग तक कर लिया था। हाँ, क्या हुआ? डी एक्सचेंज का मतलब ये ऐसा होता है, डी एक्सचेंज में ऐसा, देखो डी एक्सचेंज बता दे रहा हूँ। डी एक्सचेंज का मतलब ये है, सपोज मान लिया आपने डी एक्सचेंज एक छोटा सा टॉपिक है। सपोज मान लिया आपने एसीटोन लिया है, ठीक है, और एसीटोन का रिएक्शन करा रहे हैं OD माइनस D2O। D2O पता है, डी का मतलब ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे CD3 आ जाएगा। जितने भी आपके अल्फा हाइड्रोजन है उन सभी जगह पे आपका ड्यूटेरियम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी एक्सचेंज। क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया है उसमें ड्यूटेरियम का सॉल्वेंट लिया है, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे सपोज मान लिया हमने इस टाइप का एग्जांपल लिया है, ठीक है, ब्यूटेनोन लिया है और ब्यूटेनोन का रिएक्शन कर रहे हैं OD माइनस D2O से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट में क्या है, ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बताइए कितने आपके अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? ऑल द अल्फा हाइड्रोजन विल बी कन्वर्ट इनटू ड्यूटेरियम लाइक दिस। ये बन जाएगा आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं हम लोग डी एक्सचेंज। तो अगर आपने किसी कीटो फॉर्म को, कोई भी आपका कीटो फॉर्म है और उसको हमने OD माइनस या D2O इस टाइप के सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है, तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी एक्सचेंज। बात समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, डी भी करेगा, ठीक है, डी में भी होगा, बट यहाँ पे हम लोग ऐसा देखेंगे कि CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। और CD बॉन्ड और CH बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है? मैंने आपको बताया था CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे CD बॉन्ड में अगर टॉटमर कराना है तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम होगा। CD बॉन्ड का टॉटमर उतना इजीली नहीं बन पाता जितना CH बॉन्ड का बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो टॉटमर ये भी बनाएगा, CD भी बनाएगा, बट CD बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे टॉटमराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है टॉटमर में? हाइड्रोजन निकलना। और यहाँ पे क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा और इधर क्या निकलेगा, CD निकलेगा। तो CD को ब्रेक करना होगा जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है, तो CD का टॉटमर भी बनेगा बट उतना इजी नहीं होगा। इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया, सपोज मान लिया आपने इस तरह से लिया है साइक्लोहेक्सेनोन, और साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन करा रहे हैं OD माइनस D2O से। तो यहाँ पे कितने ड्यूटेरियम एक्सचेंज होंगे बताइए? हाउ मेनी हाइड्रोजन विल एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम? 4, क्योंकि 4 अल्फा हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल सी बात है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्वेंट हमने क्या लिया है, ड्यूटेरियम वाला लिया है। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट करके लिख सकते हैं, when a compound which can show tautomerism is kept in OD minus D2O solvent और D3O सॉल्वेंट भी ले सकते हैं आप। D3O का मतलब क्या है, जैसे आपका वाटर होता है, वाटर H+ से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H3O+ बनाता है। इसी तरह से D3O+ बनेगा, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, राइट।
तो D3O अगर आपने सॉल्वेंट लिया है तो भी सेम वर्क होगा आपका. देन ऑल द इनोलिक हाइड्रोजन्स और इनोलाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स are exchanged by deuterium. ओके, बात समझ में आ गया. अब जैसे मान लिया, सपोज मान लिया आपने इस तरह से लिया है फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन आप ऐसे करा रहे हैं D3O प्लस से OD माइनस D2O. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OD माइनस क्या करेगा, सबसे पहले ये बेस है, और बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन उसको निकाल देगा, O माइनस बन जाएगा. अब ये O माइनस जो है, ये हमारे पास सॉल्वेंट में क्या है, अगर सॉल्वेंट वाटर होता तो H एक्सट्रैक्ट करता, बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, D2O है, राइट. मतलब वाटर, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया. तो यहाँ पे ये क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, ड्यूटेरियम एक्सट्रैक्ट करेगा या हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ड्यूटेरियम एक्सट्रैक्ट करेगा. तो ये बन जाएगा OD बन जाएगा, OS से OD बन गया. इसी को बोलते हैं डी एक्सचेंज. बात समझ में आ रहा है आपको. तो जो भी आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे. इज इट क्लियर. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लिया था. नाउ इसके बाद हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. IUPAC नॉमेनक्लेचर तक सभी ने कर लिया है क्या, सॉल्व कर लिया है क्या, बताइए. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्व कर लिया सभी ने. अगर कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में आना और उसमें आप पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है. आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दिए होंगे, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना होगा. और बेसिकली ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्यों निकाल रहे हैं, टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वेदर इट विल बी स्टेबल और नॉट. तो ये आपका टू कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, atomic number of central metal minus oxidation state of central metal plus number of electrons donated by ligands. अब इसमें होता क्या है, सपोज मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, CrCO6 है. इसका हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है 24, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, CO कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल. CO आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा क्रोमियम का 0. अब यहाँ पे माइनस क्यों करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो प्लस में आता है, राइट. और प्लस का मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ रहा है इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. इतनी बात समझ में आ रहा है आपको. जैसे मान लिया सपोज अगर यहाँ पे क्रोमियम 2 होता तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, राइट. इसीलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे हैं. और हमें पता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल के d ऑर्बिटल में. तो टोटल हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो मेटल से क्या हो रहा है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो रहा है. तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो रहा है तो माइनस करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो प्लस करेंगे. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में
जो मेटल होता है उसका ऑक्सीजन स्टेट या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा, नेगेटिव तो होता नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लस का मतलब अगर ऑक्सीजन स्टेट 3 आया तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे हैं क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो 24 माइनस 0 प्लस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास, 6 CO है, और एक आपका लिगेंड एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लाइक अमोनिया है, तो अमोनिया एक बार में आपका पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक बार मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था, तो 1 लिगेंड एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस 1 लोन पेयर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 लिगेंड है, 6 × 2 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, 24 + 12 दैट मींस 36 आ रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह से ऑब्जर्व किया, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या देखा कि जो आपका थर्ड पीरियड होता है, सॉरी फोर्थ पीरियड जो है, फोर्थ पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, डी ब्लॉक में अगर हम देखें स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और इसके बाद जो नेक्स्ट नोबल गैस होता है, नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा होता है, सेम पीरियड में अगर हम देखें क्रिप्टन होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या आता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, और इसके बाद फोर्थ पीरियड में आपका, फर्स्ट पीरियड में हीलियम, सेकंड पीरियड में नियॉन, थर्ड पीरियड में आर्गन, फोर्थ पीरियड में आपका क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन। सो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस पे स्टडी किया, और ये ऑब्जर्व किया कि जिस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा, दैट मींस 36 के इक्वल आ रहा है, वो आपका मोर स्टेबल होता है, रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है देन अदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 से कम आ रहा है या 36 से ज्यादा आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। सपोज मान लिया हमने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड ले लेते हैं MLN, और इसका सपोज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो नेक्स्ट नोबल गैस के इक्वल आ रहा है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। ओके, बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज मान लिया FeCN6 4- है, इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, तो कितना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन 26 माइनस, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बोल दिया, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe कितना होगा यहाँ पे 6 - 4, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा Fe का 2 प्लस 6 × हमारे पास 6 लिगेंड है, और एक लिगेंड एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है हमेशा, तो यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे भी 36 आएगा। तो 36 का मतलब ये क्या होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल in comparison to those complexes which do not have effective atomic number as 36, that means 36 से अगर कम है या 36 से ज्यादा है तो उससे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक नोट करके लिख लेते हैं, द कॉम्प्लेक्सेस it has been experimentally observed that the complexes in which effective atomic number of the central metal equals the atomic number of the next noble gas are found to be extra stable। इसमें एक और बात यहाँ पे आप नोट करके लिखेंगे, ये जो आपका रूल है दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल टू कार्बोनाइल्स, मेटल कार्बोनाइल्स, दैट मीन्स जिसमें आपका CO लिगेंड है, मोस्टली दिस इज वैलिड इन मेटल कार्बोनाइल्स। अदर्स में भी वैलिड हो सकते हैं बट मोस्टली आपके मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं। और दिस रूल इज गिवन बाय, दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सिडविक, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो सिडविक ने ऐसा ऑब्जर्व किया, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पे उन्होंने स्टडी किया, और उन्होंने ये स्टडी करके बताया
कि those complexes, especially we are talking about metal carbonyls in which the carbonyl is ligand, the metal carbonyls whose effective atomic number is equal to the atomic number of next noble gas, that is krypton, are found to be extra stable. मतलब अगर MLN है कोई और उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ रहा है तो आप बोलेंगे दिस 36 वन इज मोर स्टेबल देन 35 वन। और सपोज मान लिया हमने आयरन के जस्ट नीचे अगर हम देखें आयरन, रोडियम, इरिडियम, इस तरह से आता है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, राइट। और यहाँ पे निकल, जैसे निकल के नीचे अगर हम देखें तो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम आता है। तो अगर पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका देखेंगे, जिनॉन के इक्वल देखेंगे। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, तो वहां पे जब 54 आएगा तो मोर स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? मैंने ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट के लिए बताया। फोर्थ पीरियड का जो नेक्स्ट नोबल गैस होता है उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो 36 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे नेक्स्ट नोबल गैस जिनॉन होता है, तो 54 आएगा तो मोर स्टेबल होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि पैलेडियम का नेक्स्ट नोबल गैस आपका जिनॉन है। इज इट क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? बताइए। हाँ, उसके लिए अदर फैक्टर्स होते हैं। अगर मेटल कार्बोनाइल्स नहीं है तो उसके लिए अदर फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये जो रूल है ये मेटल कार्बोनाइल के लिए, तो जनरली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कार्बोनाइल पे भी पूछा जाएगा। अदर्स में रिंग वगैरह देखते हैं, अदर स्टेबिलिटी फैक्टर्स आर रिंग एंड अदर, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक और बार बताया था आपको कि सपोज NH3 है और एक आपका कोई ऐसा लिगेंड है EN टाइप जो आपका रिंग बना रहा है, एक मोनोडेंटेट है, ये बाइडेंटेट है, तो जो रिंग बना रहा है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो हम लोग देखेंगे अदर फैक्टर्स पे। अभी ये स्पेशली कार्बोनाइल्स के लिए, तो आपको क्वेश्चन कार्बोनाइल पे ही पूछा जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको, नहीं एक्सेप्शंस नहीं है। नीचे करो। हो गया, यहाँ तो कॉपी कर लिया। मैंने बोला मोस्टली, मतलब अदर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मोस्टली जो है कार्बोनाइल्स पे ही एप्लीकेबल होता है। अदर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली बोला, नॉट ऑलवेज। हो गया, कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी दिस, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम्स इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। CrCO6 यहाँ पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। FeCN6 3 माइनस, यहाँ पे 35 आ रहा है। तो इन दोनों में से आपका अगर पूछेगा मोर स्टेबल कौन होगा, तो आपका आंसर कौन सा हो, क्या होगा? A एंड B में, A एंड B में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो A जिसका 36 आ रहा है वो मोर स्टेबल होगा, राइट। COCN6 इसका मोर देन 36 आ रहा है, दैट मींस 36 आना चाहिए, जो कि आपका जिनॉन का एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबल गैस। 36 से ज्यादा है तो भी लेस स्टेबल होगा, 36 से कम है तो भी लेस स्टेबल होगा, 38 आ रहा है तो भी लेस स्टेबल। इन फोर कंपाउंड्स में से आपका A मैक्सिमम स्टेबल होगा।
राइट। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या सभी लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से? बताइए, फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड उसको प्लस करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लिगेंड दे रहा है वो क्या होगा, ऐड होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। सो वर्नर बेसिकली जो वर्नर है, इन्होंने फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन्होंने प्रिपेयर किया था। He has prepared first coordination compound. That's why वर्नर ये सब नेम ऑफ साइंटिस्ट है, इनको हम लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, because he prepared the first coordination compound. And coordination compounds have very uses in various fields, right? So that's why इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, because of his discovery on coordination compounds. So हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ नोट्स लिख लेते हैं। He explained नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बेसिकली बॉन्डिंग किस तरह से होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने वर्नर ने ऑब्जर्व किया था, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है मेटल एंड लिगेंड के बीच में, और जो बॉक्स के बाहर होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ये एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस एंड कंक्लूडेड दैट in complexes the metal shows two type of valency. Metal shows two type of valency. First one is primary valency, second one is secondary valency. प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है? अगर हम इन शॉर्ट बोलें तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपको प्राइमरी वैलेंसी पूछ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बताया उसका क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी। मतलब मेटल हैज टू वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग प्रिंसिपल वैलेंसी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैलेंसी, और इट इज आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनाइजेबल होता है, जो आयनिक बॉन्ड से अटैच है। और आयनिक वैलेंसी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज आयनिक वैलेंसी। और हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। हम लोग बोलेंगे दीज आर नॉन डायरेक्शनल, these are non-directional in nature. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, प्राइमरी वैलेंसी correspond to oxidation state. Primary valency correspond to oxidation state of the metal. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका वो अनएक्सेबल होगा तभी वो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा। इसको हम लोग एग्जांपल लेके देखेंगे। पहले आप इसको कॉपी करना, देन इसके बाद हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, दीज आर डायरेक्शनल। मतलब सिंपल सी बात है, जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है उनको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं, और जो लिगेंड आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है उनको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सिंपल सी बात है, दीज आर डायरेक्शनल। इन मॉडर्न टर्म्स दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर।
मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है आपको और वहां से आपसे पूछ रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताइए कितना है, तो जितने आपके लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, और यू कैन से दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपको सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो वर्नर ने जब डिस्कवरी किया था तो बहुत ही पहले डिस्कवरी किया था, ये आज की बात नहीं है, राइट? उस समय सेकेंडरी वैलेंसी बोला जा रहा था, बट आज के टर्म्स में हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इन ओल्डन डेज इसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते थे, अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सो इट इज नॉन आयनिक बिकॉज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक नहीं होते हैं, ब्रेक नहीं होते हैं वाटर में, नॉन आयनिक और नॉन आयनाइजेबल। तो बेसिकली वर्नर ने क्या किया, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिया उन्होंने। जब उन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की तो ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस उन्होंने प्रिपेयर किया, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सीरियल नंबर एंड वर्नर कॉम्प्लेक्स, वर्नर कॉम्प्लेक्स में जो उन्होंने प्रिपेयर किया कॉम्प्लेक्स, तो ओल्डन डेज में किस तरह से लिखते थे? ओल्डन डेज में डॉट लगा के लिखते थे। तो बेसिकली उन्होंने कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर किए, COCl3.6NH3, मतलब COCl3 का अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में लेके रिएक्शन करा रहे थे। तो उन्हें कई सारे कंपाउंड मिले, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, इस तरह के कंपाउंड मिले। थर्ड कंपाउंड उन्हें मिला COCl3.4NH3 मिला। फोर्थ कंपाउंड उन्हें मिला COCl3.3NH3, इस तरह से प्रिपेयर किया। मतलब क्या कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है आपको? COCl3 का x मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, मींस ये x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया वेरी किया उन्होंने और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाया इस तरह से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में अमोनिया लेके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स उन्होंने प्रिपेयर किया। अब इन कॉम्प्लेक्सेस पे उन्होंने स्टडी किया। अगर हम यहाँ पे देखें, बेसिकली फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स था उसका उन्होंने यहाँ पे देखा कि कितने अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कितने अमोनिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अगर मॉडर्न टर्म्स में देखें, मॉडर्न नोटेशन, पहले आपका इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते थे, अभी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं सो दैट आपको क्लियर हो कि कितने आपके अमोनिया आयनिक बॉन्ड्स मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और कितने अमोनिया मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो CONH3Cl3 इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स पता कैसे चला कि यहाँ पे 3 क्लोरीन बाहर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के? तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है COCl3.5NH3, वो कुछ ऐसा है, इसमें 2 क्लोरीन बाहर है, थर्ड वाले में 1 क्लोरीन बाहर थे, मतलब 1 क्लोरीन आयनाइजेबल है, अदर जो 2 क्लोरीन है वो आपके नॉन आयनाइजेबल है। और फोर्थ वाले में आपके, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 3 है, एंड मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पे ये इस तरह से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन सभी कंपाउंड्स में कितना है? 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3, 6 है। सभी कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? 3। और मैंने ये भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज डबल ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। जनरली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली ऐसा होता है। तो मॉडर्न टेक्निक में, ओल्डन डेज में ऐसा लिखते थे, मॉडर्न टेक्निक में ऐसा लिखते हैं। अब 3 क्लोरीन बाहर है, ये कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि इन्होंने क्या किया, इसको वाटर में डिजोल्व किया और वाटर में डिजोल्व करके उन्होंने देखा कि कितने आपको AgCl मिल रहे हैं। AgNO3 से रिएक्शन किया तो कितने मोल्स AgCl मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया। सपोज मान लिया COCl3.6NH3 है, उसका उन्होंने क्या किया, एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन किया, और जब एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन किया उन्होंने 3 मोल्स ऑफ AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला। जो आपका AgCl मिल रहा है उसको उन्होंने क्या किया, बाहर निकाला, ड्राई किया, ड्राई करके वेट लिया इसका। तो वेट लेके उन्होंने क्या किया, मोल्स निकाल लिया। वेट लेके मोल्स निकाल सकते हैं मोलर मास से डिवाइड करके। सिमिलरली COCl3.5NH3 जो था
इसको भी उन्होंने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया, इस बार उन्हें 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला, और COCl3.4NH3 जो थर्ड कॉम्प्लेक्स था उसका उन्होंने एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया तो उन्हें 1 मोल ऑफ AgCl मिला। व्हाट डज इट मीन? पहले वाले कॉम्प्लेक्स का जब AgNO3 से रिएक्शन किया तो 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला, इसका मतलब कितने Cl बाहर होंगे? जो Cl आपके बाहर है वही AgNO3 से रिएक्शन करेंगे, 3 Cl बाहर होंगे। तो इसका मतलब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि 3 Cl जो है वो आयनिक है, बाकी के अमोनिया मॉलिक्यूल क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है। सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का जब एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 Cl जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वही तो आपका आयनाइज होगा, तो यहाँ पे कितने Cl आयनाइज होंगे? क्या ये वाला Cl आयनाइज होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है? नहीं, तो 2 ही Cl आयनाइज होंगे, तो 2 मोल्स AgCl देगा। थर्ड वाले में कितने Cl आयनाइज होंगे? ओनली 1, तो 1 मोल AgCl देगा। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि AgNO3 से रिएक्शन करा के, और उन्हें ये जानना था कि कितने Cl आयनाइजेबल है और कितने Cl आयनाइजेबल नहीं है। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में 3 मोल्स AgCl मिल रहा था, इसका मतलब 3 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो आयनाइजेबल है। सेकंड वाले में 2 मिल रहा था तो 2 Cl आयनाइजेबल है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग इसको जस्ट बाय सीइंग वी कैन नॉट सी, बिकॉज हम लोग इसको देख नहीं सकते कि कितने Cl आयनाइजेबल है और कितने Cl आयनाइजेबल नहीं है। क्या हम लोग इसको देख सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से जब मोल्स डिटरमाइन किया तो मोल से उन्हें पता लगा कि कितने Cl बाहर होंगे, कितने Cl आयनिक है, कितने Cl आपके कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सो एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके उन्होंने पता लगाया। अगर हम फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स वाटर में जाने पे किस तरह से रिएक्शन करेगा? बताइए, यहाँ पे कौन कौन से आयंस मिलेंगे आपको? अगर आयनाइजेशन करें फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स का आयनाइजेशन करें तो आपको क्या मिलेगा? CONH3 3+ 3 Cl माइनस, ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है? 3 Cl यहाँ से आपके क्या होंगे? आयनाइज होंगे, और ये बॉक्स ऐसा ही रहेगा। सेकेंड वाली कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा CONH3 5 Cl प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ पे टोटल कितने आयंस बन रहे हैं? हाउ मेनी आयंस आर देयर? 4। फर्स्ट में 4 आयंस है, सेकंड में 3 आयंस है, थर्ड वाले में देखिए CONH3 4 Cl2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे, और लास्ट वाले में कितने आयन मिलेंगे? 0 आयन मिलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया, आयनिक कंडक्टिविटी, देखो जो कंपाउंड मैक्सिमम आयन बना रहा है किसी भी वाटर में सॉल्यूशन में, कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, कौन से सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये डिपेंड करता है आयंस में। तो सपोज मान लें इन सभी कॉम्प्लेक्सेस को वाटर में डिसॉल्व किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैक्सिमम आयंस किसमें मिलेंगे आपको? मैक्सिमम आयंस किसमें मिल रहे हैं? 3 + 1 4। फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम आयंस मिल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो सॉल्यूशन होगा इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उस सॉल्यूशन का आयनिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो उन्होंने आयनिक कंडक्टिविटी से भी ये आइडेंटिफाई किया कि कितने Cl बाहर है और कितने Cl अंदर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस थे, इन कॉम्प्लेक्सेस को देख नहीं सकते, तो इस पे एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हाउ मेनी Cl मॉलिक्यूल्स आर आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज आयनिक बॉन्डेड, एंड हाउ मेनी Cl मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, राइट। तो जिसका आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम आ रहा था तो उसका मतलब उसमें नंबर ऑफ Cl ज्यादा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। अब इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में बेसिकली अगर हम इनका डायग्राम ड्रॉ करें तो उन्होंने इस तरह से बेसिकली डायग्राम ड्रॉ किया। सपोज मान लिया COH2O5, मान लिया हमने कोई कॉम्प्लेक्स है COH2O5 Cl2, तो इसमें जो आपका होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स हैं वो किस टाइप से बॉन्डेड होते हैं, कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट किया, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, ऐसा वर्नर ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। जो सिंगल डॉट बना रहे हैं इसका मतलब सिंगल लाइन बना रहे हैं, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्डेड।
तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, तो उन्होंने 5 वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। और एक जो Cl है वो कैसा है आपका, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, Cl भी कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है। और जो 2 Cl मॉलिक्यूल्स हैं, ये Cl मॉलिक्यूल कैसे हैं, आयनिक बॉन्डेड, तो आयनिक बॉन्डेड को उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। तो आयनिक बॉन्डेड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो डॉट से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है, ये कैसे हैं आपके, आयनिक बॉन्डेड है। और इन्हीं आयनिक बॉन्डेड को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे, आपके जो आपके चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, 2 Cl है। और जो आपके लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी है, दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्डेड वाले। और कुछ ऐसे आपके लिगेंड्स होंगे जो डुअल बिहेवियर शो करेंगे। डुअल नेचर का मतलब क्या है, जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखेंगे आप इस कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए यहाँ पे कितना होगा, सॉरी हाँ 1 मिनट, हाँ स्क्रीन दिखाई दे रहा है अभी, हाँ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, तो आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, बताइए, 6, राइट। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है उनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आयनिक बॉन्डेड है उनको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा वर्नर ने बोला, वर्नर का ये तरीका था रिप्रेजेंट करने का। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, आयनिक बॉन्डेड जो लिगेंड है उनको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्डेड उनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं आप, कोबाल्ट का कितना होगा ऑक्सीजन स्टेट, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट में जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो किसकी वजह से आएगा, 3Cl की वजह से आएगा। और एक Cl पे 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो 3Cl पे 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 Cl तो जो बाहर वाले हैं आयनिक बॉन्डेड है, एक जो Cl है जो ऑक्सीजन स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या वो ड्यूअल बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ये Cl आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो कनेक्टेड है बट ऑक्सीजन स्टेट में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको हम लोग ड्यूअल बिहेवियर से शो करेंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्यूअल बिहेवियर। इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूअल बिहेवियर, ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी में उस लिगेंड को लिखेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, प्राइमरी वैलेंसी में उसको लिखेंगे जो आपका आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड है, और डुअल में उसको डालेंगे जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो कनेक्टेड है बट चार्ज लिगेंड है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? डुअल में हमने उसको लिया जो आपका चार्ज है बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, राइट। क्या वाटर यहाँ पे वाटर ऑक्सीजन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है? वाटर की वजह से कोई ऑक्सीजन स्टेट आएगा कोबाल्ट के ऊपर? नहीं। तो इसलिए इसमें डुअल बिहेवियर नहीं दिखाया मैंने। इसमें मैंने डुअल बिहेवियर क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वाटर ऑक्सीजन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। Cl में डुअल बिहेवियर इसलिए दिखाया क्योंकि Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है बट ऑक्सीजन स्टेट में भी पार्टिसिपेट करा रहा है, इसलिए इसमें डुअल बिहेवियर हमने रिप्रेजेंट किया। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी वैलेंसी बताइए किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी बताइए, तो इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स का सेकेंडरी वैलेंसी पूछा तो सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी ये ओल्डन डेज में यूज किया था, तो वर्नर ने ये टर्म लाया था। तो सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर द लिगेंड्स व्हिच आर कनेक्टेड टू कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, व्हिच आर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड, राइट। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकेंडरी वैलेंसी में फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, एसबी की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी, तो बताइए कितना है सेकेंडरी वैलेंसी? 6।
एंड इस 6 में 6 सेकेंडरी वैलेंसी वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है 6 है, और कौन कौन से यहाँ पे स्पीसीज आ रहे हैं? 6 अमोनिया, राइट? क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? यहाँ पे भी 6 है। सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में भी सेकेंडरी वैलेंसी कितना है आपका? 6 है। और इसमें सेकेंडरी वैलेंसी में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 5 अमोनिया एंड 1 Cl। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 5 अमोनिया 1 Cl। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंडरी वैलेंसी 4 + 2 6 है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 अमोनिया 2 Cl। यहाँ पे 3 अमोनिया 3 Cl पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसे बताइए डुअल नेचर कितने क्लोरीन का होगा फोर्थ वाले में? इन सभी का डुअल नेचर होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर है एज वेल एज ऑक्सीजन स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डुअल नेचर में यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन आपके Cl का हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आपका लेक्चर कितने बजे तक है? अनम्यूट करके बताइए, लेक्चर का टाइमिंग क्या है? लेक्चर का टाइमिंग क्या है आपका? हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? 6:15, ओके। वेट 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए आपका क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग in order of increasing molar conductivity. First is KCO NH3 whole twice NO2 4. Second one is CR NH3 whole thrice NO2 whole thrice. Third one is CR NH3 5 NO2 whole thrice. And fourth one is CR NH36 Cl3. वॉइस आ रहा है आप सभी को? इसमें आपको अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एक्टिविटी, जो कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में मोर द नंबर ऑफ आयंस, मोर इज द मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, राइट, हाउ इजीली इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइक मेटल में करंट, अगर कोई मेटल वायर है तो उसमें करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन में करंट फ्लो होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयंस। अगर आयंस नहीं है सॉल्यूशन के अंदर तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? और जितना इजीली करंट फ्लो होगा उतना ही अच्छा कंडक्टिविटी बोलते हैं। करंट फ्लो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। So more the number of ions, more is the molar conductivity. More the number of ions generated inside the solution, more will be molar conductivity. तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो फर्स्ट में जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितने आयंस बनेंगे? K प्लस प्लस बॉक्स के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 आयंस बनेंगे। सेकंड में कितने आयंस बनेंगे? यहाँ पे कोई बॉक्स के बाहर आया नहीं, 0 आयंस बनेंगे, कोई भी आयन नहीं बनेगा। तो क्या ये इसमें कंडक्टिविटी होगा सेकंड वाले सॉल्यूशन में? क्योंकि कोई आयन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी 0 हो जाएगा, राइट। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो कितने आयंस बनेंगे? 1 कैटायन 2 एनायन। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना चार्ज होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 1 माइनस। 1 कैटायन 2 एनायन, कितने आयंस बनेंगे? 3 बनेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इसका चार्ज बन जाएगा और ये 1 इसका चार्ज बन जाएगा, तो 3 आयंस बन जाएंगे। और लास्ट वाले में कितने आयंस बनेंगे? 1 कैटायन 3 एनायन 4। सो ionic conductivity, molar conductivity is directly proportional to number of ions generated in solution. तो बताइए यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 4 मैक्सिमम हो जाएगा, देन उसके बाद 3 के बाद 1 के बाद 2। दिस विल द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? More the ions generated inside the solution, more will be molar conductivity. Okay, so Werner's theory में यही बताया गया आपको कि उन्होंने बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट बताए, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब हुआ है जो आपके आयनाइजेबल है, जो आपके ऑक्सीजन नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी ऐसे होंगे जो आपके नॉन आयनाइजेबल है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या किया? डिफरेंट COCl3 का डिफरेंट रेशियो में अमोनिया से रिएक्शन कराया एंड 4 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए उन्होंने, और इन 4 कंपाउंड्स पे ऑब्जर्व किया उन्होंने, स्टडी किया। तो कंपाउंड्स पे स्टडी किया, बेसिकली उन्होंने क्या किया? एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया, तो डिफरेंट कंपाउंड से डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl मिल रहे थे। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है? जो आपके Cl हैं उनसे रिएक्शन कर जाता है। जैसे यहाँ पे 3Cl है ना, तो 3 AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलेगा आपको बताइए? सिल्वर नाइट्रेट से Ag+ मिलेगा, और यहाँ से जो Cl- निकल रहा है वो Ag+ के साथ रिएक्शन करके 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा। तो डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl दे रहा था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने
ये आइडेंटिफाई किया कि सम हैव 3Cl माइनस आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सम हैव 2, सम हैज 1, एंड एक आपका जो फोर्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें आपका कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा था, इसका मतलब उसमें सभी Cl आपके क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। इसमें कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया तो इसमें कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है ना कि Cl आपके क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। तो इसके बेसिस पर उन्होंने दो टाइप से क्लासिफाई किया, और उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक आपके आयनिक होती है, दूसरा नॉन आयनाइजेबल होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? और उन्होंने आयनिक एंड नॉन आयनिक को डिफरेंट नोटेशन से इस तरह से रिप्रेजेंट किया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए आप सभी के पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीट है, सभी के पास एक्सरसाइज बुक एंड थियरी। हाँ, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ के आना। ठीक है, क्या आप लोग थियरी पढ़ते हैं घर पे? ठीक है, तो थियरी एक बार रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड GOC2 में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको सॉल्व, और हम लोग डाउट क्लास में, आप डाउट क्लास अटेंड कीजिए। जिसको भी डाउट है वो आप डाउट क्लास में हाँ पूछ सकते हैं। और क्या बात है बताइए?